A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो कल भी हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था अबाउट द मेटल्स, तो आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। और अगर आप चाहते हैं मेरे इस चैप्टर से जुड़े हुए PDF को डाउनलोड करना तो आपको इस टेलीग्राम लिंक पर वो शेयर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, EE आता है मेरे नाम में, लिंक में जाके उसका स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। हमने ये पढ़ा था कि हम इसमें नॉन मेटल और मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो हमने लास्ट क्लास में मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था। हमने बात किया था ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, एल्कली मेटल्स क्या होता है, और उसके डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में, मेटल ऑक्साइड्स, इन सब के बारे में हमने बात किया था। तो आज जो है हमने ये वाली टेबल के बारे में बात किया था जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स का ये जो टेबल है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक के मेटल्स दिखाए गए हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था डिटेल में। तो हम आज बात करेंगे अबाउट द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा था। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो उनके अंदर लस्टर होती है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये सब पढ़ा था। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उस तरीके के एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। वो नॉन मेलिएबल है, नॉट डक्टाइल हैं। ना उनसे आप वायर्स बना सकते हो, ना आप उनसे शीट्स बना सकते हो। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो उस तरीके के एलिमेंट्स हैं जो क्या बना रहे हैं? नेगेटिव आयंस बना रहे हैं। मेटल्स क्या थे? पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। नेगेटिव आयंस बना रहे हैं मतलब अगर आप देखते हैं नेगेटिव आयंस का मतलब क्या हुआ? उसको गेन करना इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो क्या है इसका 2 और 6, तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है 2 नेगेटिव है, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा नेगेटिव आयंस। ऑन द अदर हैंड मेटल्स क्या थे? मेटल्स पॉजिटिव आयंस थे। तो नॉन मेटल्स क्या हैं? नेगेटिव आयंस हैं। तो जो नॉन मेटल हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी उनको हम कहते हैं। नॉन मेटल्स को उनको क्या कहते थे? मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते थे। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें हार्डनेस की तो नॉन मेटल क्या होंगे? हार्ड होंगे? नो, नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होते। दे आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन हमने जो मेटल्स के केस में क्या किया था, हम साथ में कंपेयर कर रहे हैं ना। मेटल के केस में हमने किया था एक जो हमारी सीरीज़ थी विच वॉज द पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये वाली जो सीरीज़ थी उसके बारे में हमने बात किया था। आज जो है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के एक्सेप्शंस की। तो क्या है? वो है डायमंड। नॉन मेटल का एक्सेप्शन है डायमंड। तो ये क्या होता है? हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सब्सटेंस है। आप ये देखिए, नॉन मेटल्स वैसे क्या मिलेंगे आपको? बहुत सॉफ्ट मिलेंगे। बट इन केस ऑफ डायमंड, अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड हमें क्या मिलेगा? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन मेटल है वो यहाँ पे जो भी हमको नेचर में दिखाई देता है। स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स हमें मोस्टली किस स्टेट में मिलते थे? सॉलिड स्टेट में। तो नॉन मेटल्स हमें किस स्टेट में मिल सकते हैं? किसी भी स्टेट में मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजन हमें गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन जो होता है हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। तो नॉन मेटल्स के केस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं लस्टर की। क्या वो चमकते हैं? नॉन मेटल्स की जनरली डल अपीयरेंस है, लेकिन डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। डायमंड भी चमकते हुए दिखाई देगा और आयोडीन भी आपको चमकते हुए दिखाई देती है। सोनोरिसिटी मतलब क्या वो उसमें से आवाज़ आती है? नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। कंडक्शन,
क्या नॉन मेटल कंडक्ट करेंगे? नहीं, वो बैड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्या उसका एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करेगा? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का ही एक रूप है, वो क्या करेगा? वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक एक्सेप्शन है। डायमंड भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट भी एक्सेप्शन है। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी नहीं है, नॉन मेटल ऐसे ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का जनरली लो होता है, लेकिन हाई भी हो सकता है। ओके, डेंसिटी लो डेंसिटी होती है जनरली। कलर डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई दे सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इनको अपने दिमाग में ही कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते जाओगे मेटल के साथ तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बोथ द प्रॉपर्टीज। साथ में ही दोनों की आप प्रॉपर्टीज को लर्न कर लोगे, आपको अलग अलग से रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। अगर आप कंपेयर करते जाओगे, जब आप मेटल पढ़ोगे तो नॉन मेटल को कंपेयर कर लो, नॉन मेटल पढ़ रहे हो तो मेटल को कंपेयर करते जाओ। एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन जो है इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम समझ गए, ये एक्सेप्शन था। आयोडीन जो है नॉन मेटल है लेकिन वो शाइनिंग होता है। कार्बन जो होता है वो डायमंड बनाता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड जो है नॉन मेटल है लेकिन उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा है, हाई है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल के केस में। अब हम बात कर लेते हैं सीधा किसके बारे में, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं नॉन मेटल के केस में। तो अगर हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अब हम एक एक करके देखेंगे भाई वो ऑक्सीजन कैसा रिएक्ट करेंगे, वाटर से कैसा रिएक्ट करेंगे, एसिड से कैसा करेंगे। ओके, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ हम उसका रिएक्शन देख रहे हैं। नॉन मेटल जो होते हैं क्या बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर? ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब वो नॉन मेटल उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल भी जब भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन रहा है? ऑक्साइड्स बन रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो आप देंगे CO2 क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो वो क्या बनेगा? 2 और 4। ऑक्सीजन का क्या है? 8, तो क्या बनेगा? 2 और 6, तो ये क्या है? 2 नेगेटिव है। कार्बन के केस में हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं, 4 है इसके पास, तो ये 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करे, ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन करेगा। एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन करेगा ताकि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसीलिए CO2 बनता है। ओके, ये तो था रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब कार्बन को जलाया जाता है ना, when carbon is burned in insufficient supply of air, it forms carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड कब बना रहा है? जब उसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर उस सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनाएगा? ये 2CO भी बना सकता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ शेयरिंग में 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। एक कार्बन का एटम, उसके 4 हैं बाहर इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑक्सीजन का एटम जिसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो वो क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग में एक बॉन्ड बना लेगा। किस तरीके का बॉन्ड बनता है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सल्फर के केस में। नॉन मेटल है, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सेम सल्फर, अच्छा सल्फर के केस में एक्सेप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। सल्फर जो होता है हाईली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके अंदर आग लग जाती है जब उसको फायर में एक्सपोज करते हैं। कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब क्या होता है? तो वाटर बनता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स, अगर एसिडिक है तो रेड कलर में टर्न करेंगे, ब्लू को रेड करेंगे। तो जो भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं नॉन मेटल के केस में, सल्फर उसका एक्सेप्शन है, सल्फर जो होता है बर्न होता है एयर के प्रेजेंस में। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गिव कार्बोनिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो कहने की बात क्या थी कि जो वो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक होते हैं। फिर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फरस एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा।
सल्फर ट्राईऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब आप ये देखिए, एक बार सल्फरस एसिड बन रहा है, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, ये SO3 है, ये H2SO4 है। मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तब सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। देखिए, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं उसके केमिस्ट्री के डिटेल बॉन्डिंग में नहीं जा रही हूँ कि वो किस तरीके से बॉन्ड करता है। ओके, हम बात कर रहे हैं अगर नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों? जब भी वो ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फरस एसिड बन गया, तो इस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, नॉन मेटल जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव क्लोराइड देंगे व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। मतलब हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉस्फोरस गिव फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या होते हैं ये देखिए, सल्फर रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया, ये हाइड्राइड्स होते हैं इनके। मतलब कहने का क्या है कि ये दोनों के, मतलब ये इन सब चीज़ों के साथ रिएक्ट कर करके डिफरेंट तरीके के या तो एसिड बना रहे हैं या हाइड्राइड्स बना रहे हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन वाले एसिड्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, हाइड्राइड्स बन रहे हैं। हाइड्राइड्स क्या हैं, ये है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। ठीक है, ये सारे हैं। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड, खुद ही एसिड है, उनके ऑक्साइड जो है खुद ही एसिडिक है, तो वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते और ना ही वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन नहीं देते। देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, किसके साथ रिएक्ट किया इन्होंने, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन के साथ किया, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ने किया वाटर के साथ रिएक्ट, लेकिन इटसेल्फ नॉन मेटल कभी नहीं रिएक्ट कर रहा। उस नॉन मेटल के ऑक्साइड्स रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, लेकिन नॉन मेटल इटसेल्फ खुद नहीं रिएक्ट करता वाटर से। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप आगे का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएंगी, रैंडमली आप पढ़ेंगे तो नहीं आएगी समझ। रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, जब जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल, क्योंकि वो पॉजिटिव वैलेंसी होती है, उनका नेगेटिव वैलेंसी होता है, मतलब वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स नोन एज आयंस, ये हम जान चुके हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, क्यों वो गेन, क्या होता क्या है, वो बनते कैसे हैं। मान लीजिए ये एक एटम है, कुछ भी कोई भी एटम है ये XYZ, उसके बाहर वाले ऑक्टेट को कंप्लीट होना होता है। मान लीजिए इसके पास 7 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1। तो इसको -1 किस लिए, गेन करके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लीजिए इसके पास बाहर वाले ऑक्टेट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोलेगा कि भाई किसी भी मेटल को कि ले लो, किसी भी एटम को, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये होगी +1। मतलब ये लूज करके जो है, एटम को लूज करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो एटम फ्रॉम आयंस ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, उनको नोबल गैस वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो अचीव करनी है। नोबल गैस का क्या मतलब हो गया, वो उस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी। पॉजिटिव आयंस, जैसे मैंने बोला है, पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बोलेगा कि ले लो, वो पॉजिटिव है, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो आप, तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आयन के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम आयंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज लॉस, सोडियम का क्या एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो मतलब 2, 8 और 1, लास्ट वाले जो शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम हैज़ टू लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसे दिस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो इसलिए ये इसको लूज करके
ही अपना नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। सोडियम आयन एन है पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन क्या होता है, मैग्नीशियम आयन फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का क्या नंबर है, देख लो आप एटॉमिक टेबल में, तो उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले में, तो इसकी वजह से क्या होगा, 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, ये 1 पॉजिटिव बना रहा है। नेगेटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन जो होंगे वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन गैस जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, -1 है उसका, आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गैस, अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये देखिए, ये क्लोरीन आयन दिखाया गया है कि क्लोरीन जो है अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बन जाएगा क्लोराइड आयन। सोडियम जो है उसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बहुत सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इसमें क्या होता है, मेटल जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल जो होती है नेगेटिव चार्ज होती है बिकॉज वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे वर्ड्स में बॉन्ड जो होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मतलब एक जो होगा वो एक मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, एक जो पार्ट है वो गेन करेगा, एक लूज करेगा, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेंगे वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। कंपाउंड जो होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ मस्ट बी कंबाइंड। एक नेगेटिव आयन कंबाइन होगा, एक पॉजिटिव आयन कंबाइन होगा, ठीक है, तभी बनेंगे। एग्जाम्पल देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अब मैं आपको तब से बता रही हूँ, अब इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो 11 का आप करो 2, 8 और 1, सो इसका क्या होगा, 2, 8 और 7। लास्ट वाले शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाए तो सही हो जाएगा। तो क्योंकि ये डोनर है तो ये सोडियम पॉजिटिव है, ये क्योंकि गेन कर रहा है तो ये क्लोरीन नेगेटिव है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोडियम क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ सोडियम का, तो सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सोडियम है, अंदर वाले में इसके पास 1, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8, और एक और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा। इसके केस में क्या रहेगा, क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में अंदर वाले में 1, बाहर वाले में 8 और उसके बाहर वाले में 7, ठीक है। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बोलेगा ये लो आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, ये बोलेगा ये भी चला जाएगा, मैं भी स्टेबल, तुम भी स्टेबल। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उससे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, जो आयनिक कंपाउंड्स है वो फॉर्म होते हैं। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड किस तरीके से ये बन रहा है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सोडियम जो होता है उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 7 है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हो किस लिए रहा है पूरा का पूरा, ये सबको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। जब भी कोई भी एटम होता है उसको अपना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्लास 9 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम होगा, चाहे वो कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसको अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनना है। तो या तो उसका एक रूम जो है बाहर वाला, अगर उसके अंदर 1% तो वो चाहेगा कि भाई उसे कोई और ले लो, मेरे को अपना रूम क्लोज करना है, फुल ऑक्यूपेंसी चाहिए होती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो वो जो बाहर वाला जो शेल होता है उसको एक रूम मान लो, तो उसकी फुल ऑक्यूपेंसी 8 है, तो हर कोई चाहता है कि वो 8 कंप्लीट हो जाए, चाहे 2 लोग उसमें से चले जाएं तो एक शेल को हम बंद कर दें, या फिर अगर शेल में 1 या 2 लोगों की वैकेंसी है तो वो फुल हो जाए। तो उसी तरीके से क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो हमेशा आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सेम KCl के केस में भी यही होगा, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो भी इसी तरीके से फॉर्म होता है। फिर अब हम बात करते हैं जो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड बन गए, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं दोनों, एक साइड पे मेटल कंबाइन हुआ है, दूसरी साइड पे नॉन मेटल कंबाइन हुआ, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे की वजह से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं दोज आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होंगे, ठीक है,
आयनिक बॉन्ड्स हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयन अट्रैक्ट्स ईच अदर स्ट्रांगली, इसीलिए आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन मिलता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड में स्टेट में क्यों है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके का बॉन्ड है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। आयनिक कंपाउंड है, ब्रिटल है, ओके, आप उसकी शीट वीट नहीं बना सकते खींच के। हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं जनरली वाटर में, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली डिजॉल्व इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होते हैं लेकिन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे वाटर के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सोडियम क्लोराइड का अगर आप प्लस वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो तो आयंस ही है ना, अल्टीमेटली सोडियम और क्लोराइड आयंस ही तो कंबाइन हुए हैं, तो अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दोगे तो वो मूव करेंगे उसकी तरफ। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं व्हेन दे आर मिक्स्ड विद सम सॉल्यूशन में, जब वो मिक्स होते हैं, ठीक है। फिर अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिनरल ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिविटी। ओके, तो ये वाले स्लाइड से आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने ये देखा कि वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नॉन मेटल मेटल से कैसे डिफरेंट है। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम एक्सट्रैक्शन करें, मेटल को हम कैसे निकालते हैं, नॉन मेटल्स को हम किस तरीके से निकालते हैं, हम उन सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ज़रूर समझ में आएगा। आई एम डेलिबरेटली टीचिंग इन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन डिमांड करता है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आ पाएगा। बिकॉज हम जो है इस टाइम पे क्लास 10 NCERT पढ़ रहे हैं विच इज़ हैविंग अ सिग्निफिकेंट हायर लेवल। उसको समझने के लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और वो आपको चैप्टर्स तभी समझ में आएंगे जब आपने पहले वाले चैप्टर्स को पढ़ लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप you will be able to solve the questions related to this topic, and best of luck for your preparation.